नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु दिवाली स्पेशल। सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगाज करे, ढेर सारी खुशियां आपको मिले, यही हमारी कामना है। और आज प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल में भी कुछ ऐसा स्पेशल आपके लिए होगा ताकि आने वाली कई दिवाली हम चाहेंगे आपकी जगमग हो, और अगर उसमें रियल एस्टेट की भागीदारी हो तो क्या बात होगी। तो चलिए फटाफट इस दिवाली स्पेशल को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह इस साल भी हमारे साथ दिवाली स्पेशल में है दो बेहद खास मेहमान। तो स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, MD इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनारॉक, और साथ ही मौजूद हैं पंकज कपूर साहब, MD लाइसिस फोरास। और बरसों बरस आप हमारे इस दिवाली स्पेशल को जगमगाते रहें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि एक बार फिर आप हमारे कहने पे यहाँ आए स्टूडियो, और आज आपसे ढेर सारी बातें हम करेंगे। राइट, तो जैसा हमने दर्शकों से कहा कि कुछ ऐसा रियल एस्टेट में जो साल दर साल उनके पोर्टफोलियो को जगमगाए, तो वो भी आपसे लेते हैं। लेकिन क्विकली दो छोटे छोटे सवाल आप दोनों से लूंगा। तो असलम साहब, इस वक्त जो हमारा रियल एस्टेट है, तो देखिए हमने एक अच्छा दौर देखा 3-4-5 साल का, और अभी भी बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और हम देख रहे हैं कि जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं या महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे अब थोड़ा सा मोहभंग हुआ है या वहाँ पैसा कम हुआ है। थोड़ा अफोर्डेबल की तरफ बात तो हुई है, अब कितना बिक रहा है नहीं बिक रहा है वो आप बताएंगे। बट क्या ये एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है जहाँ हम खड़े हैं रियल एस्टेट का? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और विपिन जी, एक्चुअली हम लोग हमेशा से बात करते हैं एक तेज़ी जो 2020 से हमने देखी है पोस्ट कोविड, और वो चले ही जा रही थी। तो मुझे लगता है हर चीज़ का एक पॉज आना चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोह भंग हो गया है, मैं कहूँगा कि उसे एक तरह से बोलते कैलिब्रेशन है ये, या इसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं कह सकते मार्केट का, और थोड़ा सा पॉज लिया है। और मुझे लगता है वो एक बहुत ज़रूरी पॉज है। आप ऐसा करते हैं ना कि आप भागते रह रहे हैं, सडनली आपको अपना डायरेक्शन ना लूज कर दे, तो उसके लिए अच्छा होता है कि थोड़ा पॉज ले, थोड़ा रुक जाए, पॉज लें। मुझे लगता है ये वही पॉज है जो अब हो गया है। आई थिंक 6 महीने का पॉज हो गया है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन 6 महीने अगर हम पकड़ें तो रियल एस्टेट ने एक तरह से रीअफर्म किया है कि वो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार और बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। और उसने मतलब ये सारा जो भी टैरिफ, सैंक्शन वगैरह हमने सब देखे, सबको वेदर आउट कर लिया है। और अब यहाँ से मार्केट लगता है फिर तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की हमें न्यूज़ आ रही हैं या जो चल रहा है, लैंड डील्स हो रही हैं, डेवलपर नए लॉन्चेस सोच रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि 2 लाख पिछले 6 महीने में, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 कुछ 2 लाख यूनिट्स लॉन्च हुई हैं, विच इज़ जस्ट 13% डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर सेम पीरियड। 2,28 शायद लास्ट ईयर हुआ था, अब 2 लाख हुआ है। सो आई थिंक पॉज हुआ है, लेकिन इतनी सारी इन्वेंट्री थी वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से वापस आगे बढ़ रहा है। तो पंकज जी, कहने के लिए लग रहा है कि एक पॉज हो गया, लेकिन क्या इस तरह के पॉजेस जरूरी भी होते हैं और यही आपको एक री एंट्री का मौका देते हैं? वरना चढ़ते बाजार में तो घुसना, मतलब चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे कोई और बाजार हो, कोई और इक्विटी क्लास हो, लेकिन वहां पर पॉज आ गया है तो शायद रियल एस्टेट में भी एक नया मौका बनेगा। हमसे कुछ हद तक एक कॉशन जो है वो लाता है, और आप जो है एक्सुबरेंस में जो है पागल बन करके जो है किसी भी भाव पे कोई भी लैंड की डील ना करें, ये दर्शाता है। एक तरीके का प्लेटू है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पॉज है, क्योंकि पॉज तब होता कि जब चीज़ें आगे बढ़नी बंद हो जाती। थोड़ा सा मार्जिनल डिक्लाइन सेल्स में दिखाई दिया, लेकिन वो 3 क्वार्टर में दिखाई दिया। और मेरे हिसाब से जो दिवाली का जो पीरियड अब चालू होने वाला है, तो उसमें वो रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। और उसका एक रीज़न था क्योंकि हमारे न्यू लॉन्चेस में जो डिक्लाइन, जैसे असलम ने बोला कि 13% का डिक्लाइन था, तो जब न्यू लॉन्चेस डाउन होते हैं तो सेल्स में भी डाउनफॉल होता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को मिमिक करते हैं। और मेरे हिसाब से न्यू लॉन्चेस वापस से आएंगे तो साथ में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। मार्केट ने अपनी एफिशिएंसीज नहीं खोई है। ये रेंटल यील्ड अच्छी है, इन्वेंट्री ओवरहैंग अच्छा है। थोड़ा बहुत ये ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन का पेस थोड़ा स्लो डाउन है। इट इज़ नॉट इन टेंडम विद द बिल्डर की सप्लाई। जिस तरीके की ग्रोथ होती थी उस तरीके का कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो थोड़ा बहुत ये ज़रूर दिख रहा है कि डेवलपर को जो है थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, सेल्स वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स में मार्केट में एफिशिएंसी अभी मेंटेन्ड है। अफोर्डेबिलिटी आज भी प्री कोविड टाइम से बेटर है, तो वो कोई कंसर्न नहीं है।
तो मार्केट में ग्रोथ आपको कंटिन्यू दिखेगी। चलिए, अच्छी बात है। एक छोटा सा सवाल और सप्लीमेंट्री की, जिस तरह की ग्रोथ हमने फॉर एग्जांपल गुरुग्राम जैसे मार्केट में देख ली, मैं नहीं कह रहा गुरुग्राम मतलब पूरा देश हो गया, लेकिन 100% 200% भी कुछ इलाकों में दिखाई दिया, दुगने चौगुने भाव हो गए। क्या वैसे मौके आज भी कहीं और मौजूद हैं, या वो आफ्टर कोविड एक स्पेशल इफेक्ट था, अब वैसे इफेक्ट नहीं दिखेंगे? मेरे व्यू में वो स्पेशल इफेक्ट था एक्चुअली। और गुरुग्राम में तो मतलब मुझे हम मतलब मे भी पंकज जी से ज़्यादा बोले, लेकिन कोई लॉजिक नहीं दिखता है विद काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से प्राइसेस बड़े हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल है, मैं उसको एक्सेप्शनल मांगता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये भी बोलूँगा साथ साथ कि हाँ, आपकी अगर इतनी एस्पिरेशन ना हो कि मेरे 100-200% बढ़ जाए विद इन 3 ईयर 4 ईयर्स टाइम, तो काफ़ी मौके हैं देश में, काफ़ी मौके हैं। काफ़ी दिवाली के टाइम में आप देख सकते हैं, हम लोग दोनों ही बताने वाले हैं, तो वैसे मौके काफ़ी हैं, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव उस पे है, अपवर्ड तरफ, तो मुझे लगता है वो मौके हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वो मौके होने चाहिए आपके पास, और वो अभी भी मौजूद हैं। अब आइए एक एक करके उन मौकों की तलाश करते। तो पंकज जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कुछ हम माइक्रो मार्केट्स आज पिक करेंगे कि वहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो गुरुग्राम जैसा ना सही, लेकिन आपको एक डिसेंट रिटर्न आने वाले सालों से मिले, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े कहते रहते हैं हमें लगातार कि सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आज भी अगर किसी एसेट क्लास का इंडियंस के पास है तो दैट इज बाय डिफॉल्ट रियल एस्टेट, तो अभी भी फर्स्ट चॉइस है। तो पहला आपका सुझाव क्या रहेगा? देखिए, एक डायनामिक्स होती है रिटर्न की, और वो रिटर्न की डायनामिक्स ये है कि आपका भाव कितना प्रोडक्टिव है, मतलब कितना फेयर वैल्यू है मार्केट की, तो उसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। और दूसरे इन्फ्लुएंसर क्या हैं जिसकी वजह से ग्रोथ में कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की बात करते हुए देखते हैं। तो अगर हम रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो मुंबई आज के दिन बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि कारण है 4% की रेंटल यील्ड एवरेज दिखाई देती है। ओके। तो मैं ये कहूँगा, और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द लोकेशन और मुंबई में हो रहा है, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, किसी और शहर में इस तरीके का नहीं हो रहा है। कुछ एक लोकेशन जो बहुत इनकन्वीनियंट थी, वो मेट्रो की वजह से कन्वीनियंट हो गई। आज अंधेरी से आप कफ परेड 45 मिनट में, 40 मिनट में एक्वा लाइन के थ्रू आ जाते हैं, बीकेसी में 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। जो कार से ट्रैवल करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, तो ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेस्टर्न सबब का रीज़न जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि कारण है वहाँ पे डेमोग्राफिक डेंसिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये एक बड़ा वेक्टर है जो बताता है कि भाई वहाँ पे एफ्लुएंसी इंडेक्स अच्छा है, तो हर आदमी एस्पायर करता है कि एक एफ्लुएंट एरिया में रहे। इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है, रेंटल यील्ड अच्छी है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फर्दर ग्रोथ के वो अच्छे हैं। तो अंधेरी वेस्ट है, पे कोस्टल रोड की प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो अभी बन करके, जिसने साउथ को बांद्रा तक कनेक्ट किया, अब ये बांद्रा के बियॉन्ड जब कनेक्ट करेगी तो वहाँ पे एक आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो वेस्टर्न सबब की लोकेशंस जो वेस्टर्न साइड है, जैसे अंधेरी टू मलाड गोरेगांव, वहाँ पे आपको अच्छा है। और साथ में आपका अंधेरी ईस्ट टू बीकेसी जो ईस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे आपको अपग्रेडेशंस ऑफ द डेमोग्राफिक दिखाई देगा। और आप आज भी देखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली कम भाव में आप अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वेस्टर्न हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के पास आ रहे हैं। और आपका इकोनॉमिक हब आज भी बीकेसी और लोअर परेल है, तो एक अच्छा ऑप्शन दिखाता है। तो अपग्रेडेशन डिमांड के लिए ये बढ़िया एरिया है। इसके अलावा अगर नेट इंटेंसिटी ऑफ आप रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का देखेंगे तो मुझे विक्रोली बड़ा अच्छा सा दिखाई देता है, जहाँ पे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेरिफेरल रीजन्स में जैसे आपका भिवंडी, पेन, पनवेल, ये रीजन भी हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोग्राफिक डेंसिटी कम है। तो तीनों वेक्टर जहाँ क्वालिफाई करते हैं वहाँ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। मैं खाली एक वेक्टर की तरफ नहीं देखूंगा, इसके लिए मैं वेस्टर्न सबब की लोकेशन को ज़्यादा तवज्जो देने की। राइट, तो फोकल पॉइंट पकड़ सकते हैं उसका हम अंधेरी मतलब वो एक ऐसी सेंटर पॉइंट हो गई जहां से आप पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स का एक सेंटर मान ले। तो वहां से लेके सर कह रहे हैं कि पूरी जो वेस्टर्न लाइन टिल मलाड गोरेगांव, आप यहां तक आ जाएं, अपने बजट के हिसाब से आप वहां
चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पर आपको भरपूर रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा सा जो सेंट्रल साइड है वहां पर विक्रोले का भी उन्होंने नाम लिया कि उधर भी देख सकते हैं, लेकिन यही वो इलाका रहेंगे जिसमें मैं कहूँगा सेंटर पॉइंट फिर पकड़ा जाए, अंधेरी या उसके आसपास के 2-4 सबब्स, जहां पर आप अपने बजट, क्योंकि मुंबई एक महंगा शहर है, महंगा रियल एस्टेट है, हर किसी के बजट में एक साथ नहीं आएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आती हैं प्रॉपर्टी गुरु के अंदर ही वो आती हैं मुंबई में इन्वेस्टमेंट को लेकर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला पिक। राइट, असलम साहब आपकी क्या चॉइस होगी पहली? तो मेरी चॉइस रहेगी पूना के लिए। डेफिनेटली मेरा बायस भी है, लेकिन लेकिन पूना अपने आप में एक ऐसा शहर है कि जो, अगर जैसे मुंबई की आपने बात की कि मुंबई एक है डेस्टिनेशन है, राइट, लेकिन अगर मुंबई के सब आपको एक्सपीरियंस करने हैं इन टर्म्स ऑफ आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी बोलूँगा, लाइफस्टाइल नहीं बोलूँगा, तो पूना में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ एक लाइफस्टाइल भी मिलता है। आपका अपनी फैमिली को टाइम देना है और आपको अपना करियर भी मेंटेन रखना है, तो पूना से अच्छा मुझे लगता नहीं कोई शहर है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मुंबई से होने से उसको बहुत फ़ायदा भी हुआ है, पूरा कमर्शियल हब के पास है, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ जो मुंबई में है वो पूना में अवेलेबल हो जाती है। तो पूना अपने आप में एक्चुअली अगर आप देखें तो जो आज की डेट में जो 63% लोगों की चॉइसेस है कि 90 लाख से 1 करोड़ 50 के बीच में लोग लेना चाहते हैं, वो पूना में अबंडेंस में अवेलेबल है। तो उसके चलते मेरे दिमाग में जो लोकेशन है विद इन पुणे की, अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखना है तो वो वाघोली है। वाघोली आपको पूना ईस्ट में आता है और एक्चुअली खराड़ी से लग के एरिया है। खराड़ी अपने आप में ईस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में एक पूरा आईटी हब बन गया है, कमर्शियल कम आईटी हब। आप नाम लीजिए और हर तरह की कंपनी वहाँ मौजूदा है, गूगल से लेकर किसी का भी आप नाम लीजिए। तो उससे जो एक इकोनॉमिक ड्राइवर्स है, अगर आप उससे बात करें तो उसके जो जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उससे वाघोली को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इन सम डेवलपर्स के अगर उसमें नाम में बोलें तो उसे खराड़ी एनेक्स भी बोलते हैं, जस्ट वो प्राइस का एक फ़ायदा लेने के लिए। तो सारे टॉप डेवलपर्स वहाँ पे आपके, चाहे लोडा हो, रहेजा हो, गेरा हो, वो सब वहाँ पे अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो पिछले 4 से 5 साल में वहाँ पे ग्रोथ देखिए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, सो एवरेज प्राइसिंग कुछ 6,000 6,500 होता था पोस्ट कोविड, और आज हम लोग वहाँ अराउंड 9,000 पे हैं। तो एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन अभी पोटेंशियल काफ़ी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। सो आपका मेट्रो का एक्सटेंशन ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, काम भी चल रहा है उस पर, तो आपको कुछ ही दिनों में मेट्रो वहाँ तक हो जाएगी। रिंग रोड जो एक बहुत बड़ा सपना है पूना का कि रिंग रोड कंप्लीट हो, तो आई थिंक फर्स्ट फेज वो वाघोली में और खराड़ी में ही जाके स्टार्ट होगा, जिससे कि एक जो आज की डेट में जो हम एक कंजेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक का, वो बहुत ज़्यादा ईज आउट हो जाएगा। और एक रिंग रोड आने से ये होगा कि जो इलाके हैं उस एरिया में जो काफ़ी लैंड है, जो आज की डेट में अभी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन रिंग रोड स्टार्ट होने के लिए, जो कि मुझे लगता है 1-1.5 साल दूर है, तो वो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छा मौका है कि अगर किसी को आज इन्वेस्ट करना है तो वाघोली में अच्छा पिक कर सकता है और फ्यूचर में उसके प्राइस एप्रिसिएशन के बहुत चांसेस भी हैं। राइट, तो हमारी दूसरी पिक हो गई वाघोली, जो कि एक उभरता हुआ इलाका है खराड़ी के एडजेसेंट। तो जैसा बताया कि बहुत खूबियां हैं वहां पर, और खराड़ी का आईटी हब इन द ईस्टर्न साइड ऑफ पुणे, और उसके पास उभर रहा है वाघोली, जहां पर निवेश के पूरे मौके बनते हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट गियर लगाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। अगला आपका पिक क्या होगा यहाँ पे अंकित जी? देखिए, मैं हैदराबाद कोकापेट की बात करता हूँ। सीधे हम मुंबई से हैदराबाद जाएंगे। हाँ, क्योंकि कारण है कि अगर आप देखिए तो वो एक एरिया है जहाँ पे तीनों वेक्टर कनेक्ट होते हुए देख रहे हैं। एक तो आईटी हब के पास में है गच्चीबावली के, और साथ में कोकापेट में नियोपोलिस और उसका जो गवर्नमेंट का SEZ है वो बन रहा है। 4 या 5 बड़े बड़े जो है आपके कमर्शियल के डेवलपमेंट हो रहे हैं, रेजिडेंशियल भी सबसे ज़्यादा वो बन के आया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 50075 जो पिन कोड है वो कोकापेट का पिन कोड है, एंड ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है सेल्स का पिछले साल का। अच्छा। तो और सारे बड़े डेवलपर्स हैं, प्रेस्टीज है, माई होम है, राजा पक्षा है, एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े डेवलपर हैं। हालांकि एक लग्जरी सेगमेंट का मार्केट बन करके आ रहा है, बट क्योंकि वहाँ पे रिंग रोड से कनेक्टिविटी है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट बन करके आ रहा है, तो आपके जॉब क्रिएशंस की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, प्लस रेजिडेंशियल हाई एंड बन के आ रहा है। तो इन तीनों के हिसाब से अगर हम देखें तो कोकापेट हैदराबाद में वो एक बड़ा अच्छा सा मार्केट है।
दूसरा, क्योंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं और कल ही अनाउंस हुआ है कि AICT विशाखापट्टनम की बात, मैं उसको भी बोलूँगा कि आप नज़रें बना करके रखिए। अगर ये होता है तो वो एक आपके लिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बन के आता है। और चौथा, मैं स्पिरिचुअल सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि लेकिन हम उस पे आते हैं एक एक करके, नहीं तो दर्शकों की वो लिस्ट थोड़ी सी एकदम हो जाएगी कि ये 3-4 चीजें कहाँ से आ गई। लेकिन आपने कहा कि कोकापेट इन हैदराबाद, और साथ में लगे हाथों नाम ले दिया विशाखापट्टनम का, क्योंकि वहाँ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, $1 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है गूगल के AI सेंटर की, तो वो निश्चित तौर पे एक बोनस पिक हो गई पंकज जी की तरफ से।